जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के बारे में क्या बात करता है, क्या कंपोजिशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या प्रिविलेज है, पार्लियामेंट के पास क्या प्रिविलेज है, और आर्टिकल्स कौन सी है, क्या डिस्कस करता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग समझते हैं और डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने और डेवलप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पार्लियामेंट, थोड़ा अपनी पार्लियामेंट को समझने के पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग के ऊपर बहुत दिन ब्रिटेन रूल किया है ना, इंग्लैंड, इंग्लिशमैन बहुत दिन तक रूल किया। तो रूल किया इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जैसे कि थोड़ा हम आपको समझाते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसे समझ लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी काम करता है, वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। वहाँ पर भी 2 हाउस होता है ना। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पर भी हाउस ऑफ एल्डर्स होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक है। तो क्या बता रहे थे आपको कि बहुत दिनों तक हम लोग पर ब्रिटेन वाले और इंग्लैंड वाले ने रूल किया। तो अब क्योंकि जब आज़ादी हम लोग को मिली तो उस समय समझा गया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तैयारी किया गया, और जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडीज़ किया, पढ़ा, समझा, उसको अच्छा से देखा और दिमाग लगाया कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अच्छा सूट करेगा, जिससे लोगों का भला हो, है ना। लोगों को इतने जो डाइवर्स कल्चर्स है, इतने लैंग्वेज है, और इतने मतलब डाइवर्स, इतना बड़ा देश है ना, ज्योग्राफी वाइज भी इतना बड़ा इंडिया, भारत देश है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि जितने ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अभी तक हमारे ऊपर रूल करता था ब्रिटेन, तो क्योंकि उससे परिचित भी था, मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें भी हाथ पाँव मार ही लिए थे हम लोग, अभ्यास था ही उसमें। एक तो ये हुआ। दूसरा, अपने डेमोग्राफिक को देखकर, यहाँ के सारे सिस्टम लोगों को देख के, कल्चर को देख के समझने में क्या आसान होगा, और सारी चीज़ों को देख के, लोगों के लिटरेसी को देख के, देश का सिचुएशन देख के, इन सभी चीज़ों को देखकर समझ में आया कि बेहतर होगा कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट करें। जो ब्रिटेन, जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू ब्रिटेन हम लोग पे आज तक अभी तक रूल कर रहा था, उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर इंडिया में भी अडॉप्ट किया जाए, और तो हमारा देश भी अच्छे मैनर में और बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, गवर्न होगा, अच्छे तरीके से हमारा भी देश चल पड़ेगा, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग ब्रिटेन से लिए, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में भी वहाँ पे क्या होता है, क्राउन होता है, वहाँ पे हेरिडेटरी पोजीशन होता है, सक्सीड करता है वहाँ के जो राजा होता है, उसका बेटा बेटी, है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, हेरिडेटरी पोजीशन होता है। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है ना, क्राउन और क्वीन का इलेक्शन नहीं होता है। जिसका बाबू दादा पहले से ही राजा बना हुआ है, उसी का बेटा पोता उसी का बनता रहता है हर बार। एक मरा, दूसरा फिर बन गया उसका ही रिलेटिव, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। तो जो हम लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। यानी जो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनका भी इलेक्शन होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट का तो होता ही है, मतलब सरकार का तो हर साल इलेक्शन, मतलब हर 5 साल पे इलेक्शन तो होता ही है। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनका भी हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। तो इस तरीके का हम लोग गवर्नमेंट का फॉर्म अडॉप्ट किए अपने इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रखे, ठीक है। तो
एक हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएस में है। वहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट अलग अपना काम करता है, जो वहाँ के सेनेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कांग्रेस। जैसे पार्लियामेंट इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं ना संसद को, उसी तरह यूएस के लोग यानी यूएस वाले वहाँ पे कांग्रेस बोलता है उसको, ठीक है। बात ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बताओ कान ही पकड़ोगे यार, तो कांग्रेस बोलता है। तो पार्लियामेंट अलग अपना काम करती है लॉ बनाने का, और जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो अपना तरीक़ा से वो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव अलग तरीके से काम करता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है, लेकिन हम लोग एडॉप्ट किए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हमारे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं, यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री में भी हम लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। चलिए, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग समझा दिए। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से यही पार्लियामेंट्री सिस्टम पैदा करता है हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है। इस पार्लियामेंट जो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे एक तो सेंटर में भी है, जैसे सेंट्रल है ना, सेंटर में पार्लियामेंट तो सेंटर में है, दिल्ली में है, पार्लियामेंट तो दिल्ली में है ना। और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे स्टेट्स में भी काम करता है ना। स्टेट्स में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, तो यही सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट हमारे स्टेट्स में भी चलता है, और उसी पैटर्न का गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल में भी काम करता है, ठीक है। तो देखिए, इस पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है पार्ट 5 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है पार्ट 5, और स्टेट्स गवर्नमेंट जो 6 में डील करता है। तो इसमें आर्टिकल 79 से लेकर 122 है, वो डिस्कस करता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। ये बताता है, इस आर्टिकल्स में लिखा गया है कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कौन कौन कितने हाउस होंगे, उसका ऑर्गन्स क्या है, मतलब अभिन्न अंग क्या है। जैसे पार्लियामेंट के अभिन्न अंग कौन कौन होता है, एक तो हमारे लोकसभा, और एक राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट साहब होते हैं। यानी पार्लियामेंट का जो बोल सकते हैं कि जो वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यानी जो ऑर्गन जैसे शरीर का जो ऑर्गन होता है ना, एक अलग पार्ट, उसी तरीके का ऑर्गन प्रेसिडेंट का भी है, मतलब पार्लियामेंट का भी है। यानी पार्लियामेंट संपूर्ण कब होगा, यानी पूर्ण कब होगा, जब प्रेसिडेंट साहब, लोकसभा और राज्यसभा जब तीनों काम करेगा तभी पार्लियामेंट संपूर्ण होगा, नहीं तो पार्लियामेंट तो यूं ही अकेले कैसे काम कर ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कोई भी बिल बनता है ना, जब भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो, ठीक है, तो अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर उसको राज्यसभा पास करके लोकसभा के पास भेजती है। अब जब लोकसभा पास कर देती है तो उस बिल को प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट साहब के कंसेंट के लिए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं मिलेगा, यानी जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, जब तक एसेंट नहीं देंगे, अपना सहमति नहीं देंगे, तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात इस बात से समझ में आती है, इस बात से साबित होता है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के एक ऑर्गन है, इंटीग्रल ऑर्गन है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट में जैसे हम आपको बताएं कि 2 हाउस, इसका इंटीग्रल ऑर्गन कौन हुआ, अभिन्न अंग, एक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हुए, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर ना कर दी तब तक बिल एक्ट न बनी, कानून न बनी, ठीक है। दूसरा हमारे होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा होता है लोकसभा, लोगों का सभा, ठीक है।
समझे? समझे कि नहीं? आप नहीं समझे? समझ गए। देखिए, जो इंटीग्रल ऑर्गन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पार्लियामेंट के कितने हाउस, तो 2 हाउस। अरे भाई, हाउस मतलब घर, तो पार्लियामेंट में कितने घर? 2 घर। एक राज्यसभा का घर और एक जिस घर को एक लोकसभा बोलता है, एक को राज्यसभा बोलता है। ठीक है। लेकिन बोलेगा कि पार्लियामेंट के कितने अंग, पार्लियामेंट के कितने अंग, तो भाई 3 अंग, हमारे प्रेसिडेंट साहब, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ऐसा पूछ देता है। ये जनरल जो एग्जामिनेशंस होता है, सब एसएससी वगैरह ये सब पूछ देता है। ठीक है, बैंकिंग वगैरह इसमें पूछता है। चलिए, पीसीएस में भी पूछ देता है, पीसीएस में भी पूछ देता है। तो कोई बात नहीं है। तो पार्लियामेंट के बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा स्पेसिफिक राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा का थोड़ा हम लोग कंपोजिशन समझते हैं कि राज्यसभा में कितने सीट्स हैं। ठीक, राज्यसभा में अभी प्रेजेंट में कितने सीट्स हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इनका कंपोजिशन में हम लोग थोड़ा सा चीज़ समझते हैं। ठीक है, लोकसभा का भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। रुक जाइए, इसको हटा। तो चलिए देखिए, जैसे हम आपको बताए हैं कि एक तरफ राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा, और एक तरफ लोकसभा है। 2 हाउस है हमारे पार्लियामेंट के, 2 हाउस। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा का बहुत सारा नाम है। जैसे एक तो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलता है। दूसरा, इसको बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, फिर बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स यानी बूढ़ों के हाउस। यानी इसमें क्या होता है, राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो लगभग 30 साल के कम से कम होना चाहिए, तब वो राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितना मिनिमम साल चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। इसलिए हाउस ऑफ एल्डर्स को बोला जाता है। ठीक है, एक और नाम बोलता है इसको, सेकेंड चैम्बर बोलता है। ठीक है, सेकेंड चैम्बर। अब सेकेंड चैम्बर क्यों बोलता है, ये तो वही लोग जाने कि कहीं फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर ऐसे होगा। ठीक है, अब इसी तरह लोकसभा के बहुत सारे नाम हैं। जैसे यहाँ इसको बोला जाता है लोकसभा को पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस। फिर इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है जैसे यहाँ पे लोअर हाउस, है ना, लोअर हाउस भी बोला जाता है। फिर जैसे सेकंड चैम्बर हुआ तो यहाँ फर्स्ट चैम्बर होता है ना। इसको याद करने में आपको थोड़ा आसान होगा। 4 नाम हो गए। एक नाम हो जैसे हाउस ऑफ एल्डर्स होता है तो इसको हाउस ऑफ, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल बोलता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों के हाउस, हाउस ऑफ पीपल। क्योंकि इसमें का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी लोकसभा के जो मेंबर होता है उनको कॉमन लोग चुन कर भेजा जाता है, कॉमन लोग ही चुनते हैं, इसलिए उसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स, सेकेंड चैम्बर, राज्यसभा। राज्यसभा हिंदी नाम है। ठीक है, लोकसभा, फिर पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, हाउस ऑफ पीपल। मतलब एक आदमी कितना नाम हो सकता है, ये बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दिया है पढ़ने के लिए, है ना। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप
लिख लिए होंगे, नहीं तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे राज्यसभा का कंपोजिशन समझिए कि अभी कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जैसे राज्यसभा में अभी क्या है, जो मैक्सिमम सीट है वो अभी 250 है राज्यसभा में, ठीक है। जो मैक्सिमम सीट है, जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है 245, ठीक है, जिसमें से 225 लोग हमारे आते हैं स्टेट से, ठीक। एक मिनट रुके, 225 लोग हैं, 225 लोग स्टेट से, एस है, ठीक है, ठीक। बाकी 8 लोग आते हैं यूनियन टेरिटरी से, यूटी से, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, अब जम्मू और कश्मीर में भी है। तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट करके जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब के होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरीके से राज्यसभा का मेंबर का भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन करता है जो काउंसिल्स होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का होता है, वहाँ पे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स का जो मेंबर होते हैं वो 525 होते हैं राज्यसभा में, अभी प्रेजेंट में हैं, और 8 मेंबर्स यूटी से होते हैं, और 12 मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, जिसको किसी अच्छे फील्ड में एक्सीलेंस होता है, जैसे आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल सर्विसेज में, साइंस में, या कोई इसी और फील्ड में, खेल में बहुत अच्छा मतलब एक्सीलेंट हो, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब उनका भी दिमाग हमारे लोग के काम आए, ठीक है। इसलिए इस बार लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट ये सिचुएशन है, ठीक है। एक बार थोड़ा मिला लेते हैं कि गलत तो नहीं लिख दिए हम आपको, सही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे राज्यसभा में हमारे हर स्टेट्स का अलग अलग नंबर होता है। जैसे यूपी में मान लीजिए 31 व्यक्ति होता है, हम 31 मेंबर आते हैं राज्यसभा में इलेक्ट होकर, ठीक है। लेकिन उसी तरह सिक्किम में 1 व्यक्ति आता है, तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्ट होकर आता है राज्यसभा में, है ना। और जैसे यूएस में क्या होता है कि वहाँ पे जो सेनेट है, वहाँ पे जो 50 वो स्टेट है, तो 50 से 2 आ जाता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कंसीडर नहीं करता है, भाई 50 वो स्टेट है तो 50 से 2% रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा में, वहाँ पे के सेनेट में, ठीक है। लेकिन हमारे राज्यसभा में क्या होता है कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट के पास कितना सीट होगा राज्यसभा के, ठीक है। तो जैसे बताया ना कि अब यूपी के है 31 सीट है 245 में से, और किसी स्टेट्स के पास किसी के पास तो एक भी नहीं है, जिसका बहुत कम पॉपुलेशन है, उसके पास तो वो भी नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे लोकसभा में क्या है कि, ठीक है, अब पहले इसको उतार लीजिए, है ना। अब लोकसभा को समझिए कि लोकसभा में अभी मैक्सिमम है 250, ठीक है, प्लस 2 ही था, 250 में से क्या हुआ कि 2 को हटा दिया गया, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था उसको ख़त्म किया, उसको डिलीट कर दिया। अब हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी सरकार ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन हमारे देश में बचा नहीं, अब सब इंडियंस हो गए, कोई एंग्लो इंडियंस नहीं रहा, है ना। तो अब सब इंडियन हो गया, तो अब ये 2 सीट क्यों ही रखे, तो 2 सीट को ख़त्म कर दिया। तो अब अभी प्रेजेंट में कितना है, मैक्सिमम सीट 250 है, ठीक है। 2 सीट इसी में मिलेगा, ठीक है। एंग्लो इंडियन अब इंडियन हो गए। चलिए, तो अब मतलब एंग्लो इंडियन के लिए अब क्या होता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, अब
हमारे देश के लोग ही रिप्रेजेंट करते थे उनको भी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम हो गया। अब प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। अब प्रेजेंट में जैसे यहाँ पे 243 लिख रहे हैं, 543 सीट है, ठीक है। 543 है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। इसमें से स्टेट्स का इसको हटा दें, आपको इसको हटा देते हैं, लिखने में बनेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लोकसभा, ठीक है। प्रेजेंट 250 सीट है, मैक्सिमम 250 सीटें हैं, और अभी प्रेजेंट में 545 मेंबर हैं हमारे लोकसभा में, जिसमें से आपका 524 व्यक्ति अभी स्टेट से हैं, है ना। स्टेट से इलेक्ट के आते हैं 524 व्यक्ति, ठीक है। और 19 व्यक्ति आता है यूनियन, यहाँ पे पता है ना, यूनियन 19 व्यक्ति आता है, 19 व्यक्ति आता है यूटी से, जो हमारे यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ से आता है 19 व्यक्ति, ठीक है। और क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हम लोग तो अब एंग्लो से अब इंडियन बना दिए, तो अब एंग्लो इंडियन रहा नहीं, ठीक है। उसको 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया, हम लोग डिलीट कर दिए। मतलब अब 2020 से क्या है कि उसको अब आगे नहीं बढ़ाया है, मतलब उसको अब आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है हमारे लोकसभा में, ठीक है। तो 2020 से जो उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलता था वो ख़त्म हो गया, वो 2020 तक था, ठीक है। बहुत दिन से उसको बढ़ते 10 साल करते करते, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से 10 साल होते होते अभी 2020 आ गया था। लेकिन अब हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब एंग्लो इंडियन का कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे इंडियंस ही उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 524 स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं हमारे लोकसभा में मेंबर, और 19 व्यक्ति 19% हमारे यूटी से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और कुछ बच गया आपको समझाने का, और कुछ तो नहीं बचा, एक चीज़ और बच गया, ठीक है। इतना लिख लिए होंगे, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज़ और बच गया है, चलिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूसरे देश में जैसे ज़्यादा रेफरेंस किसका लिया जाता है, ब्रिटेन का नहीं तो यूएस का, यही तो रेफरेंस लेने वाला कंट्री ही है ना। तो एक हम लोग ब्रिटेन का लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग यूएसए का लेते हैं, ठीक है। सो ब्रिटेन मतलब यूएस के हाउस को देखते हैं, और यूएस के हाउस को देखते हैं और ब्रिटेन के हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रिटेन में भी क्या होता है, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ क्या लिख दिया हम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। यहाँ भी यूएस में क्या होता है, 2 का, यहाँ पे होता है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और एक होता है, उसको बोला जाता है सीनेट, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में
जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरह ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जैसे जो पढ़े लिखे गुणी व्यक्ति होते हैं वो सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। कोई नॉमिनेट हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट होकर आते हैं जो जिसको स्पेशल नॉलेज है, एक्सीलेंस है किसी चीज़ में, है ना, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, इस वजह में, ये सारी चीज़ में। उसी तरह जैसे यूएस में क्या हो, सेनेट होता है, ठीक है, जहाँ पे 100 मेंबर होते हैं, हर स्टेट से 2-2 मेंबर आता है। और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो यहाँ भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट ही होकर आते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये भी इलेक्ट होकर आते हैं, ये भी इलेक्ट होकर आते हैं। तो यहाँ भी यूएस में भी 2 हाउस और ब्रिटेन में भी 2 हाउस, यूके में भी 2 हाउस, ठीक है। और इंडिया में भी हमारे 2 हाउस। लेकिन यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, और ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसी से इंस्पायर होकर हम लोग इंडिया में अडॉप्ट किए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो सक्सीड करता है ना, उत्तराधिकार उसको मिलता है, मतलब एक के बाद एक राजे महाराजे होते हैं, ठीक है, किंग और क्वीन होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारे हाउस ऑफ हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात, और कहाँ कुछ। बाकी हम सारी चीज़ आपको समझा दिए। और अब हम लोग आगे जो पार्लियामेंट के पास कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं, लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा में कैसे होता है, इन सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर इनके पास किस तरीके से कोई बिल पास होता है, कोई भी बिल पे कैसे डिस्कशन होता है ना, बहुत सारे प्रोविज़न। पार्लियामेंट तो जानते हैं चैप्टर लंबा चौड़ा है, तो एक एक करके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करेंगे हम आपसे, और हमसे भी आप उम्मीद कीजिए कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।